वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और काफी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता है, क्लासेस के आगे सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सेल्फ स्टडी है, होमवर्क। होमवर्क ही आपकी सेल्फ स्टडी है दोस्तों। ये क्वेश्चंस हमने पढ़े भी नहीं। 9 12 10 11 13 कुछ नहीं पढ़ा हमने। 9 से 14 तक मैंने आपको डायरेक्टली बोला होमवर्क कर लो। तो ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ये और कुछ नहीं दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी ही है। ओके, चलो बढ़िया है। आई होप यू वर एबल टू टैकल दिस क्वेश्चंस। और कितने एक्सटेंड तक आपने करा, क्या किया क्या नहीं किया, आज हम सब लोग डिटेल में सॉल्व करके देखने वाले। ठीक है, होमवर्क किया मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उतना निपटा दिया। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके साथ। आप आपके आंसर्स चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। सबसे पहले 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन बोलता है, a firm is considering to install a large stamping machine. The machine cost rupees 50,000 and running expenses are 15,000. It has useful life of 6 years, expected to yield salvage value 2,000 rupees at the end of its useful life. Machine B का भी ऐसी सेम परचेज कॉस्ट दिया है, रनिंग कॉस्ट दिया है, सैलवेज वैल्यू दिया है, मगर यूजफुल लाइफ देखो क्या बोला इन्होंने 10 साल, इधर क्या बोला है 6 साल। मतलब लाइफ दोनों का सेम नहीं है, तो आपको यूज करना पड़ेगा EAV, इक्वेटेड एनुअल वैल्यू। both the machines will be depreciated both the machines will be depreciated ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेट लाइन इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, स्ट्रेट लाइन इज अलाउड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है, वो एक अजम्पशन आपको करना पड़ सकता है। और टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया था, तो कपल एंट्री है भाई, कपल एंट्री है मतलब टैक्स रेट अगर दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना पड़ता है। Now they are saying cost of capital is 10%. Which machine should be purchased? Which machine should be purchased? तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 9 के तक आपको सबसे पहले कैश फ्लोज डिटरमाइन करने पड़ेंगे, इंटरिम वाले। इंटरिम कैश फ्लो पर्टिकुलर्स मशीन है, मशीन बी। सबसे पहले आपको रनिंग एक्सपेंसेस दिया है, ए पार्ट। उसके साथ हम लेंगे डेप्रिसिएशन, अज्यूम करेंगे कि SLM अलाउड है। फिर मिलेगा हमको टोटल एक्सपेंस डेबिटेड टू PNL। डी पार्ट में उस पर कैलकुलेट किया जाएगा टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड कितने रेट से लेंगे? 50% से। टैक्स शील्ड एट 50% ऑन सी लेना पड़ेगा। और फिर ई पार्ट में अपन लेंगे डायरेक्टली आपका एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड। एंड लास्टली एफ पार्ट में अपन निकाल लेते हैं CFAT। एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड के लिए C माइनस डी करना पड़ेगा, और CFAT के लिए E प्लस या माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, बी पार्ट। क्योंकि टोटल एक्सपेंस निकालते वक्त आपने ए और बी को ऐड किया था, तो पहले डेप्रिसिएशन एडेड था, मैंने अभी लेस करना चाहिए। तो गाइस यहां पर रनिंग एक्सपेंसेस आपको मशीन ए के दिए हैं 15,000, मशीन बी के दिए आपको 12,000। आपके पास डेप्रिसिएशन मशीन ए का 50,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, मगर उसमें से सैलवेज वैल्यू लेस करना पड़ेगा। 50,000 माइनस सैलवेज वैल्यू कितना है 2,000 डिवाइड बाय 6 ईयर्स विल कम टू 8,000। सेकेंड केस में 65,000 माइनस salvage value 5,000 divided by 10 years will go to 6,000 rupees। तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस 23,000 एंड ये आ जाएगा 18,000। इस पर आधा अमाउंट मतलब 11,500 और इसका आधा मतलब 9,000। तो एक्सपेंस आफ्टर टैक्स विल बी रिमेनिंग आधा 11,500 9,000। अब इस 11,500 में हम ऐड करेंगे आपका डेप्रिसिएशन 8,000, तो ये आ गया 19,500। ऐड सॉरी माइनस करना पड़ेगा,
11,500 माइनस 8,000 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,500। लेस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि पहले देख लो हमने ऐड किया था a प्लस बी, पहले डेप्रिसिएशन एडेड था तो ऑब्वियसली उसको रिवर्स करने के लिए माइनस किया मैंने। सेम लाइक दिस आपका 9,000 है, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन 6,000 तो आपका आंसर आएगा 3,000। करेक्ट? दैट विल बी योर CFAT आउटफ्लो। CFAT आउटफ्लो है वो आपका। करेक्ट? ग्रेट। चलो ये हो गया आपका CFAT। अब डायरेक्टली एनपीवी पे ले जाता हूं मैं आपको। ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? 10%। मशीन ए, कैश फ्लो DCF, same like this machine B, cash flow DCF. Zero 1-6 1-10 ऐसा आएगा आंसर। 0 ईयर में आपका आउटफ्लो होगा 50,000 मशीन ए के लिए, मशीन बी के लिए होगा 65,000। वन डैश सिक्स आप लोगे CFAT जो हमने निकाला था ये वाला 3,500 एंड 3,000 क्या है? मगर ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? लिख दो उधर, इंट्रीम के उधर आउटफ्लो है वो। तो 3,500 और नीचे 1-10 के सामने मशीन बी के लिए 3,000। अब 6th ईयर का सैल्वेज वैल्यू मशीन ए का 2,000 और 10th ईयर के सामने मशीन बी का सैल्वेज वैल्यू 5,000। ये सिर्फ 2,000 और 5,000 सिर्फ यही नंबर है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, आउटफ्लो है। आपका फैक्टर 1-6 का बताइए मुझे कितना है? 1-6 का फैक्टर बताइए और 1-10 का भी बताइए। सो 1-6 का है 4.36, 6.14। 1-10 के लिए 4.35 आता है या 36 आता है? तीन डेसिमल लेना चाहिए आपने, 2 डेसिमल आपने लिए, 3 डेसिमल लेना चाहिए एक्चुअली। फटाफट फटाफट मुझे बताइए और 6th ईयर का फैक्टर भी बताइए। 0.564, यहां पर लेना चाहिए 355, 4355। देन टेंथ ईयर के लिए 0.3855, तो 386 ले सकते हैं 3 डेसिमल के एंगल से, और 6.145 लेंगे। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को अगर मैं यूज करूं तो 3,500 इंटू 4.355, तो ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू 15,243। आउटफ्लो 2,000 इंटू 0.564 करूं मैं तो मेरा आएगा 1128 का आंसर। 6.145 इंटू 3,000 करूं तो मेरा आंसर आएगा 18,435। 5,000 इंटू 0.386 करेंगे तो आंसर आएगा 1930। तो आपका दोनों जगह का एनपीवी आ जाएगा। $1,128 minus 15,243 minus 50,000, 64,115। आउटफ्लो 1,390 minus 18,435 minus
65,000, 81,505 आउटफ्लो। सही है क्या? इससे हम क्या निकालेंगे? ईएवी निकाल लेंगे। हमारा ईएवी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ। याद रखिए, इक्विटेड एनुअल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है, ये एनुअल वैल्यू होती है। कहां से डिराइव किया अपन ये फॉर्मूला? पीवी इज इक्वल टू ए इंटू पी वी ए एफ आर कॉमा एन से डिराइव किया है। और ये ए को अपन एन्युटी बुला रहे हैं, मतलब इक्वेटेड एनुअल वैल्यू बुला रहे हैं, तो वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है, वो एवरी ईयर का इक्वल अमाउंट होता है। याद रखिए, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं होता है, वो एवरी ईयर का इक्वल अमाउंट होता है। ठीक है, तो हम निकाल रहे 64,115 डिवाइडेड बाय 4.355 और 81,505 आउटफ्लो, आउटफ्लो सब जगह डिवाइडेड बाय 6.145। आपका ईएवी का आंसर 13,264 सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में 14,722। आया क्या करेक्ट? आ गया क्या सबका आंसर? बताइए मुझे फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में। करेक्ट, तुम्हारा 2 डेसिमल की वजह से आंसर चेंज हो रहा है, बाकी 3 डेसिमल लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 डेसिमल तो 2 डेसिमल ले लो, 4 दिया रहेगा तो 4 ले लो, बट अदरवाइज 3 लेना चाहिए। ठीक है, 3 तो मिनिमम है, 4 लिया तो अच्छा है, बट 2 मत लो। रेस्ट ऑफ यू, हैव यू डन द होमवर्क? मेरे ख्याल से बहुत ही सुपर स्पीड से टाइप करते हैं बाकी लोग भी, इसे धार 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 कमेंट सेक्शन में, वैसे कमेंट्स ही कमेंट्स है। बहुत जबरदस्त, क्या मोटिवेशन है आपके पास। आप एग्जाम पास नहीं होंगे तो कौन होगा इंडिया में, है ना? बहुत सही, ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया करो, 100% एग्जाम पास हो जाओगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 था ये। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जैसे अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट से, और यहां पर मशीन एक्स का आउटफ्लो दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला हुआ है, मतलब ये सब आपके आउटफ्लोज है, ये सब आपके आउटफ्लोज है। मशीन एक्स का लाइफ 10 साल है, मशीन वाई का लाइफ सिर्फ 6 साल है। मशीन एक्स का रिकवरी है सैल्वेज वैल्यू का 1,500 10th ईयर में। मशीन वाई का रिकवरी है आपके 6th ईयर में 1,000 का। कौन सी मशीन चीपर है 10% पे? अज्यूम कर लो कि मशीन जो है वो सेम एफिशिएंसी से चलती है, मतलब आपके रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन इज सेम। प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर से 1 से 10 साल का दिया हुआ है इंडिविजुअली, एंड 1 से 6 ईयर्स, और एट द एंड ऑफ 6 ईयर भी दिया हुआ है। देखो ये जो पार्ट है ये नीचे ले जाना चाहिए अपन ने, एट द एंड ऑफ 6 ईयर इधर आना चाहिए। मतलब वो पीवीए फैक्टर दिए दोनों भी। तो यहां पर कोई कैश फ्लो डिटरमाइन करने की जरूरत है क्या? शुड वी कंसिडर डेप्रिसिएशन फॉर बोथ द मशीन्स? नो। क्यों नहीं? कपल एंट्री होती है भाई, टैक्स रेट नहीं है, डेप्रिसिएशन को भी अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, बराबर। तो यहां पर हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
जो क्लास में सॉल्व किया था वही लॉजिक मैं यूज कर रहा हूँ। मशीन एक्स, मशीन वाई, और यहां पर एनपीवी कैलकुलेशन होगा। हम लोग 1-3, 4-6, 6, 7-10 और 10 लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। देख लो हर साल के कैश फ्लोज जो है 1-3 से सेम है, 4-6 के भी सेम है, 7-10 के भी सेम है। तो क्यों मेहनत करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअली सॉल्व करने में। 10% आपका डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। आपके कैश आउटफ्लो मशीन एक्स का 10,000 है तो ये भी 10,000 ही आएगा। मशीन वाई का 8,000 है तो 0 ईयर में 8,000 ही आएगा। ठीक है, 1 से 3 ईयर, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस 4-6 का आंसर आया कितना आया 1.864, 864 नहीं 868, 1.868, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 3 4 5 6, 6th ईयर का आपका आंसर आता है 564। 7th ईयर से इज इक्वल टू एम प्लस 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, तो आपका आंसर आता है 1.789, और 10th ईयर का आपका आंसर आता है 0.385, 386 बोल सकते हैं आप उसको क्योंकि आगे 5 है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। मशीन एक्स के लिए आपका आउटफ्लो रहेगा 2000। आउटफ्लो क्यों ले रहे सर, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला है। फिर 2500, फिर आपका 7-10 में 3000। मशीन एक्स का रिकवरी 1500 का है 10th ईयर में। मशीन वाई की हद तक हम बोलेंगे 2500 का आउटफ्लो है, 4-6 के लिए 3800 का आउटफ्लो है, और 6th ईयर में इनफ्लो रहेगा आपका 1000 का। करेक्ट, बताइए आपका आंसर कितना है। 2.487 इंटू 2000, 4974, 2500 इंटू 1.868, 4670, ये भी आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो। 10,000 तो ऑलरेडी आउटफ्लो है। 3000 इंटू 1.789, 5367, ये भी आउटफ्लो है। 1500 इंटू 0.836386, ये आपका इनफ्लो है। आपका एनपीवी आता है 24,432, करेक्ट है क्या? 24,432 करेक्ट है क्या? ग्रेट। ऐसी सेम 2500 इंटू 2.487, 6,218 आउटफ्लो। 3,800 इंटू 1.868, 70
98 आउटफ्लो, 1000 इंटू 0.564 564 इनफ्लो एंड 8000 का आपका आउटफ्लो। आपका आंसर यहां पर आता है 20,752। करेक्ट है क्या? 20,752 आंसर आता है। वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि दोनों मशीन का लाइफ सेम नहीं है, तो इसीलिए दोनों मशीन को क्या करना चाहिए, उसके ईएवी से डिवाइड करना चाहिए। ट्वेंटी फोर 432 डिवाइडेड बाय पीवीएफ फॉर 10 ईयर्स कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 पॉइंट, अरे रे अपन ने 3 डेसिमल फैक्टर लिए, यहां पर क्वेश्चन में 4 डेसिमल दिए। थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन होगा। क्वेश्चन में 4 डेसिमल फैक्टर दिए। क्वेश्चन सुप्रीम होता है दोस्तों, क्वेश्चन में जो दिया रहता है वही लेना पड़ता है। तो थोड़ा आंसर में वेरिएशन पकड़ लो आप क्वेश्चन के अगर डेसिमल फैक्टर्स यूज कर रहे होंगे, फैक्टर्स डिस्काउंटिंग के, तो वही आंसर करेक्ट है। 6.1446, तो 24,432 डिवाइडेड बाय 6.1446, 3976। दूसरे केस में 20,752 डिवाइड बाय 4.3553, आपका आंसर आता है 4765। 4765। वेरी गुड। तो मशीन एक्स मशीन वाई का आंसर आपके पास रेडी है। आपने बोलना चाहिए कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे? मशीन एक्स सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज उसका निगेटिव ईएवी कम है। मशीन एक्स सिलेक्ट होगा बिकॉज उसका निगेटिव ईएवी जो है वो कम है। आई होप आपने 10th क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया रहेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ लो। आपको बोला है firm is considering to buy one of the two mutually investment proposal, project A, buy machine that requires initial investment of 1 lakh and will generate a CFAT of 30,000 per year for 5 years. What is the meaning of generate CFAT? What is the meaning of generate CFAT? कैश इनफ्लो लिखो उधर, कैश इनफ्लो है वो 30,000 फॉर पर ईयर फॉर द 5 years. Project B, buy a machine that requires initial investment that is outlay of 1,25,000 and will generate CFAT of 27,000 per year for 8 years. Which project should be undertaken by the firm? Assume cost of capital 10%. चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। Assume cost of capital 10% बोल रहे हैं लोग। एक का लाइफ 5, एक का लाइफ 8 years है। क्योंकि लाइफ सेम नहीं है तो हमें एनपीवी के बाद ईएवी तक जाना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन 11 में प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी है। आपका 0 ईयर का आउटफ्लो रहेगा और 1 से 5 years
एंड 1 से 8 ईयर्स का इनफ्लो रहेगा। कितने का इनफ्लो है प्रोजेक्ट ए का? 30,000। और प्रोजेक्ट बी का कितने का है? 27,000। समझ में आ गया बात? 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 GT 3.791, 1 divided by 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 GT 5.335, 5.335। ठीक है, 30,000 इंटू 3.791, 1,13,730। इसमें से आउटफ्लो माइनस कर लो 1,50,000 का। मशीन एक्स का आउटफ्लो 1,50,000 नहीं है, 1,00,000 है। ध्यान दो, कोई मिस्टेक हो रहा है मेरा तो बोलो मुझे, ठीक है? तो आपका आंसर आता है 13,730 पॉजिटिव एनपीवी मशीन एक प्रोजेक्ट एक्स का। आ रहा है क्या? मशीन बी का है 1,25,000। और ये आंसर आता है 19,045। आप दोनों का एनपीवी निकाल चुके हो, लाइफ सेम नहीं है इसलिए तुमको ये भी निकालना होगा। आप बोलोगे 13,730 डिवाइड बाय 3.791, 13,730 डिवाइड बाय 3.791, 3622 पॉजिटिव एनपीवी। दूसरे मशीन के लिए 19,045 डिवाइड बाय 5.335, 3570। तो आपका आंसर 3622 ज्यादा है ना? आपका आंसर 3622 ज्यादा वाला दिख रहा है, तो आपने बोलना चाहिए पॉजिटिव ईएवी ऑफ 3622 इज मोर, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। सिंस लाइफ ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स इज नॉट सेम बोलना चाहिए था अपन ने, वी यूज ईएवी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जिसमें हम ए सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Messrs. Katrina Limited is faced with the problem of choosing between two mutually exclusive projects. Project A requires cash outlay of 2 lakh and require running expenses of 70,000. On the other hand, Project B will cost rupees 3 lakh and require cash running expenses of 40,000. Both the machine have 8 years life, मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है। Project A has 8,000 salvage value. Project B has 28,000 salvage value. Tax rate is given to you guys 50%. कपल एंट्री करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। एंड इन्होंने बोला है आपको 10% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इस क्वेश्चन में आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने निकाला है आप मैकेनिकल सॉल्व कर रहे हो, आप फेल होने वाले हो। यस, इतने मैकेनिकल सॉल्व करोगे तो आप फेल हो जाओगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजों का, एक्सीडेंट पॉइंट के बारे में चीजें मैंने कल आपको लिखा के दिया, याद है आपको? एक्सीडेंट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखाया था, याद है? देख लो, मैंने बोला था इनफ्लो है कि आउटफ्लो पहले वो चेक करो, लाइफ इवन है कि अनइवन है वो पहले चेक करो, टैक्स गिवन है या नॉट गिवन है वो भी चेक करो। तो भाई इतने अगर एक्सीडेंट पॉइंट्स का आप ख्याल नहीं रख रहे हो और आप बस यही देख रहे हो कि पिछले क्वेश्चन में ये भी तो इस क्वेश्चन में भी ये भी, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे एग्जाम नहीं पास हो सकते ना। ऐसे करोगे तो एग्जाम में भी मिस्टेक करोगे। फिर आप मेरी बात से डरना मत, मगर अगली बार सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, ठीक है? तो आपके पास
जैसे होमवर्क वाला क्वेश्चन था पहला वाला, वैसे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे। पहले इंटरिम का कैश फ्लो ले लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, रनिंग एक्सपेंसेस टैक्स रेट कितना दिया आपको? 50% है, 50% टैक्स रेट है। चलिए, रनिंग एक्सपेंसेस आपके 70,000 लेंगे और दूसरे मशीन के लेंगे 40,000। डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम अलाउड फॉर टैक्स अब अज्यूम करना पड़ेगा, तो 2 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू कितना है 8,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितना है 8 ईयर्स, 24,000 का डेप्रिसिएशन आता है। 24 प्लस 70 करेंगे तो 94 आएगा, 94 का आधा करेंगे तो टैक्स शील्ड 47 आएगा, रिमेनिंग 47 आफ्टर टैक्स शील्ड अमाउंट आएगा। इसमें एड बैक करेंगे 24,000, एड बैक नहीं लेस करेंगे यार, 47,000 में लेस करेंगे 24,000 तो आपका आउटफ्लो आता है 23,000। करेक्ट है, 24 34 नहीं आता बेटा, 23,000 आता है, 23,000 आता है बेटा। सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए 40,000 का रनिंग एक्सपेंस है। आपका सेकेंड प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 3 लाख है, माइनस उसका सैलवेज वैल्यू 28,000 है, डिवाइड बाय 8 ईयर्स, उसका भी लाइफ है तो 34,000। अच्छा, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोल रहे थे आप, ओ डेप्रिसिएशन बोल रहे थे आप, कोई बात नहीं। तो टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का आएगा 74,000, उस पर 50% टैक्स शील्ड लेंगे तो 37,000 का टैक्स शील्ड आएगा, आफ्टर टैक्स शील्ड अमाउंट भी 37,000 आएगा। इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट 34,000 का, तो 3,000 का आपका आउटफ्लो आएगा। अब जब डिफरेंस इतना बड़ा रहता है तो अपने को लगता है अपना आंसर गलत है क्या बोल के, है ना। नेवर बी डाउटफुल, एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेने का, आगे बढ़ने का फिर। तो इसके बाद हम निकालेंगे हमारा एनपीवी दोनों मशीन के लिए। दोनों मशीन के लिए जब एनपीवी निकालेंगे तो ऑब्वियसली ईएवी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ईएवी निकालने की जरूरत? बिकॉज लाइफ दोनों मशीन का सेम था। यहां पर आएगा 0, 1-8 और 8, 0 ईयर का आउटफ्लो लेंगे, मशीन ए के लिए 2 lakhs, डीसीएफ भी 2 lakhs, मशीन बी के लिए 3 lakhs, डीसीएफ भी 3 lakhs। कहीं पर भी मैं गलत जाऊँ तो बताना मुझे। 1-8 के लिए कैश फ्लो लोगे 23,000 का आउटफ्लो, मशीन बी के लिए लोगे 3,000 का आउटफ्लो, दोनों का लाइफ 8 ईयर्स 8 ईयर्स ही। सैलवेज वैल्यू फर्स्ट प्रोजेक्ट का लोगे आप 8,000, दूसरे प्रोजेक्ट का लोगे आप 28,000। 1 डिवाइड बाय आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले 8वें साल का है 0.467, जीटी दबाएंगे तो 5.335, ये लेना पड़ेगा आपको। 5.335 इंटू 23,000
1,22,705 memory plus 8,000 into 0.467 3736 memory plus memory recall minus 2 lakhs। तो आपका आंसर कितना आता है? कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, रनिंग एक्सपेंसेस ही दिए थे ना। 122,705 प्लस 2 lakh माइनस 3736 3,18,969 करेक्ट आंसर है। एनपीवी सेकेंड केस में 3,000 इंटू 5.335 यह आएगा 16,005 आउटफ्लो। 28,000 इंटू 0.467 13,076 इनफ्लो। इसमें से माइनस करेंगे 16,005 और माइनस करेंगे 3 लाख, तो आंसर आएगा 3,02,929 3,02,929 बिल्कुल सही जा रहे हो आप। दोनों में से कम नेगेटिव एनपीवी जो है मशीन बी का है, तो हम बोलेंगे मशीन बी को सिलेक्ट कर लो। क्या बोलेंगे? मशीन बी को सिलेक्ट कर लो। राइट दोस्तों, आ गया क्या आंसर? ये था आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सेम था दोस्तों। कंपनी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू मशीन ए कॉस्ट रुपीज 1 lakh, रनिंग एक्सपेंसेस 32,000, machine B cost 1,50,000, running expenses 20,000. Both the machine have life of 10 years with zero salvage value. Company follows straight line depreciation and is subject to 35% tax on its income. तो टैक्स रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन कंसिडर करना होगा, कपर एंट्री लेना होगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, विच मशीन शुड इट बाय? और ₹1 का 10% से 10वें साल का पीवीएएफ फैक्टर 4 डेसिमल दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में आप 4 डेसिमल यूज करना चाहिए। चलिए, दोनों मशीन का लाइफ 10 साल ही है। दोनों मशीन में आपके पास रनिंग एक्सपेंसेस दिया और टैक्स रेट दिया है। तो अभी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, इस बार टैक्स का रेट जो है वो 35% है। रनिंग एक्सपेंसेस 32,000 है। दूसरा मशीन का 20,000 है। डेप्रिसिएशन अगर लूंगा मैं तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 10,000। टोटल एक्सपेंस 42,000। 42,000 पे 35% कम्स टू 14,700, लेस इज इक्वल टू करेंगे तो 27,300, और ऊपर डेप्रिसिएशन अपने ऐड किया था तो लेस करेंगे 10,000, 17,300 का आउटफ्लो। करेक्ट। मशीन बी का जो कॉस्ट है 1,50,000 है, तो उससे डेप्रिसिएशन आपका 15,000 आता है। 15,000 प्लस 20,000 इज 35,000। 35,000 पे 35% कम्स टू 12,250, लेस इज इक्वल टू करेंगे 22,750 और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 15,000 का, तो आंसर आता है 7,750 का आउटफ्लो। करेक्ट। और लाइफ जो है वो 10 इयर्स है दोनों का।
सैल्वेज वैल्यू कुछ है ही नहीं। $6.1446। मशीन ए का आउटफ्लो आपका 1 लाख, DCF इज 1 लाख। मशीन बी का आपका आउटफ्लो 1,50,000, DCF इज 1,50,000। मशीन ए का आपका आउटफ्लो है 17,300, मशीन बी का है 7,750। 6.1446 इंटू 17,300, 1,06,302 आउटफ्लो, 2,06,302 एनपीवी। यहां पर 47,621 आएगा आउटफ्लो। इसमें ऐड करेंगे 1,50,000 को तो 1,97,621 का आउटफ्लो आएगा। तो गाइज वापस से हम सिलेक्ट करेंगे इस बार मशीन बी को, बिकॉज उसका एनपीवी निगेटिव वाला कम है। बोलिए आंसर आ रहे हैं क्या? ऐसे सेम टाइप से आंसर आ रहे हैं क्या आपके? बढ़िया है, सुपर। लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का, 14th वन। A Limited is evaluating two alternative systems, System A, System B, for internal transportation. While both the systems serve the same purpose, मतलब revenue from both the system is same. System A has life of 7 years, System B has life of 5 years. तो life अलग है, EAV यूज करेंगे। Initial outlay and क्या दिया है? Operating cost in rupees is given to you. तो ये नीचे जो दिए है ये कैश फ्लोज इनफ्लोज नहीं है, आउटफ्लोज है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। नीचे बोला है कैलकुलेट द एनुअल कैपिटल चार्ज, एनुअलाइज कॉस्ट क्या होता है भाई? एनुअल कैपिटल चार्ज, एनुअलाइज कॉस्ट इज नथिंग बट EAV, एनुअलाइज चार्ज, एनुअल कैपिटल चार्ज। नाम से समझ रहे हैं क्या? एक्सपेंस एनुअली, तो आपका EAV निकालना है आपको। एसोसिएटेड विद दिस टू सिस्टम इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, इस बार 10 नहीं, इस बार 12 है, थैंक गॉड। अब यहां पर डेप्रिसिएशन लेंगे कि नहीं लेंगे? नो लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कपल एंट्री नहीं है। सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे क्या? नहीं लेंगे, टैक्स रेट नहीं दिया है, छोड़ दो डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जो आपको कैश फ्लो दिए वो रेडीमेड दिए हैं, आपको बस ये डायरेक्ट ऐसे ही कैश फ्लो यूज करना है और आपका एनपीवी निकाल के ये भी निकालना है। दैट्स इट, हो गया ये आंसर रेडी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम बोलेंगे ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12%, सिस्टम है राइट साइड सिस्टम बी, कैश फ्लो DCF, कैश फ्लो DCF, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 1 divided by 1.1 is equal to 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.574, 0.507, 0.452। सही है क्या? फैक्टर चेक करो एक बार। सिस्टम ए का आउटफ्लो लेंगे 10 लाख, फिफ्थ ईयर का फैक्टर कितना है? 0.574,
0.576 आता है क्या कि 56 है? 0.56, 0.567 है। ओके, 0.567, ठीक है। नाउ सिस्टम बी का जो आउटफ्लो है वो है 8 lakhs, यहां पर भी 8 lakhs। हर कैश फ्लो दिया है आपको। 1 lakh आउटफ्लो, 1,25,000 आउटफ्लो, 1,50,000 आउटफ्लो, 1,75,000 आउटफ्लो, 2 lakh का आउटफ्लो है, 2,25,000 का आउटफ्लो है एंड 2 lakh का आउटफ्लो है। सिस्टम बी के अब तक 75 का आउटफ्लो है, 1 lakh का आउटफ्लो है, 1,20,000 का आउटफ्लो है, 1,40,000 का आउटफ्लो है एंड 1 lakh का आउटफ्लो है। वन लाख इंटू 0.893 is 89,300 आउटफ्लो। मेमोरी प्लस 10 लाख ऑलरेडी मेमोरी प्लस, तो सब आउटफ्लोज ही है वैसे भी। 1,25,000 इंटू 0.797, 99,625 आउटफ्लो। वन लाख 50 इंटू 0.712, 1,06,800 आउटफ्लो। 1,11,300 का आउटफ्लो। 1,13,400 का आउटफ्लो। 1,14,075 का आउटफ्लो। 90,400 का आउटफ्लो। तो टोटल आपका एनपीवी आता है 17,24,900। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? ये आपका आउटफ्लो है, सब आउटफ्लोज थे दोस्तों। अब ऐसे मैं हर एक नंबर नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 75,000 इंटू पॉइंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया, जो भी आया मेमोरी में डाल दिया। 8 लाख तो ऑलरेडी मेमोरी में है। 1 लाख इंटू फैक्टर किया, मेमोरी में डाल दिया। 1,20,000 इंटू फैक्टर किया, मेमोरी में डाल दिया। 1,40,000 इंटू फैक्टर किया, मेमोरी में डाला, और 1 लाख इंटू फैक्टर किया। तो आपका यहाँ का आंसर आता है 11,77,855। करेक्ट है क्या मेरा आंसर? 11,77,855। किस चीज का एनपीवी निगेटिव कम है? सिस्टम बी का है, मगर सिस्टम बी को हम डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लाइफ अलग है। तो ये भी निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है एनपीवी डिवाइड बाय पीवीएफ। बोलिए, -17,24,900 को आपने किससे डिवाइड किया? 7 साल के फैक्टर से किया। 7 साल का फैक्टर कितना था? 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7, 4.564। 17,24,900 डिवाइड बाय 4.564, -377,936। 1 डिवाइड बाय 1.12,
इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3.605 11,77855 divided by 3.605 comes to negative 3,26,728. सही है क्या आंसर? किस चीज का आंसर कम आ रहा है? सिस्टम बी का कम आ रहा है। तो हमने क्या बोलना चाहिए? सिस्टम बी शुड बी सिलेक्टेड। सिस्टम बी शुड बी सिलेक्टेड गाइस। आपके सभी होमवर्क चेक करने के लिए लगभग हमको 1 आवर लग गया। आपको सॉल्व करने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स लगा रहेगा और क्या, क्योंकि हमने भी तो लिख कर सॉल्व किया हर चीज। बट ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, करोगे तो पक्के से पास हो जाओगे। आपको बस डिसाइड करना है कि आपको करना है मेहनत या नहीं करना है। नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सब बोर लग रहा होगा, फिर तो लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो सर, इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो सर, जाने दो सर, कंसेप्ट पढ़ाओ सर, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बैच है सर, है ना। तो वहां पर भी जो मेन एग्जाम दोगे ना तो फिर इतना पूरा लिखने नहीं आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड लिखने आएगा। फिर सामने वाला जो है ना तुमको 30 देगा, 35 देगा, 32 देगा, एग्जाम ओरिएंटेड मार्क्स। आपको स्कोर करना है बहुत अच्छा, 60 70 80 ओवरऑल 100 में से। तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा स्कोर करना रहेगा, तो मेहनत भी बहुत अच्छी करनी पड़ती है। अगर ये आपको बोरिंग लग रहा होगा और लग रहा होगा कि इतना सॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इतना ही सॉल्व करना है, इससे अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ये सब आंसर्स मेरे पास रेडी है दिखाने के लिए, बट मैं दिखा नहीं रहा था, आपके साथ सॉल्व कर रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली कोई नहीं सॉल्व किया होगा तो मेरे साथ फटाफट सॉल्व कर रहा है, और जो सॉल्व कर रहा है वो अच्छे से चेक कर रहा है कौन से स्टेप में उसकी क्या मिस्टेक हुई रहेगी। चलिए, यहां पर हमारे क्वेश्चन 14 तक के आंसर्स डिस्कस हो चुके, क्वेश्चन डिस्कस हो चुके। आगे बढ़ते इसके बाद कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओगे। पहले एग्जाम में ये 3 बार आ चुका क्वेश्चन है। I want you to try this question. From the following data on the capital project being evaluated by management of X Limited, प्रोजेक्ट M का डेटा दिया हुआ है, एनुअल कॉस्ट सेविंग 40,000 का है, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है, IRR 15% है, PI इसका 1.064 है, एनपीवी कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, पेबैक पीरियड कितना है, सैलवेज वैल्यू 0 दिया है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू कंसिडरिंग द टेबल फॉलोइंग टेबल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ओनली। मतलब ये 3 डेसिमल फैक्टर जो दिए यही यूज करना है। 1 2 3 4 इंडिविजुअली भी दिया है, हर एक रेट पर पीवीएफ भी दिया है 1-4, 12 13 14 15 ये रेट से आपको फैक्टर्स दिए। बोलिए दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? मिसिंग वैल्यू ढूंढेंगे सर। कैसे ढूंढोगे आप सोचो, कैसे ढूंढोगे आप सोचो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा फ्लो ऑफ आंसर डिसाइड कर लो। टेक योर 1 मिनट टाइम एंड डिसाइड द फ्लो ऑफ आंसर।
बोलिए, आंसर आ रहे हैं क्या? यस, आंसर आ रहे हैं क्या? कुछ सोच पा रहे हो क्या क्वेश्चन के तक? आपको एनुअल कॉस्ट सेविंग दिया है, टैक्स का रेट दिया नहीं है, इसका मतलब वो एनुअल कॉस्ट सेविंग ही सीएफएटी आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनफ्लो है, 1 से 4 साल के लिए है। वेरी गुड। आईआरआर आपको दिया हुआ है 15%, इसका मतलब एट आईआरआर रेट ऑफ 15% कैन वी से एनपीवी जीरो। बस ये सबसे बड़ा हिंट है, इसको यूज करके आपका आंसर आगे बढ़ना चाहिए। आपको पीआई जो है 1.064 दिया, इसका मतलब ये पीआई आईआरआर रेट पे नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पर है, क्योंकि अगर ये आईआरआर रेट पे होता है तो पीआई 1 होता था, मगर 1.064 है, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पर है। एक और बात इससे समझ रही है कि पीआई 1 से ज्यादा है, इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव रहने वाला है। यस, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको 19 क्वेश्चन को। सबसे पहले आईआरआर का हिंट लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के डिटेल्स मेरे सामने है और मैं बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Here cash flow discounting factor at the rate 15% into bracket IRR DCF 01-4 कैन वी से नीचे एनपीवी जीरो है। क्यों सर? आईआरआर रेट पे एनपीवी जीरो होता है दोस्तों, आईआरआर रेट पे एनपीवी जीरो होता है, हम सबको पता है। तो कैश आउटफ्लो लेट दैट बी एक्स, एवरी ईयर इनफ्लो इज 40,000, 1% 1 फैक्टर रहेगा, आउटफ्लो आपका एक्स का रहेगा, और 15% से फैक्टर दिया हुआ है 2.855, क्वेश्चन में जो दिया है वही लेना है। 2.855 इंटू 40,000 अगर मैं करूं तो 1,14,200 आएगा। लास्ट कॉलम को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1,14,200 ही आएगी ऑफकोर्स। नेगेटिव एक्स प्लस 114,200 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 114,200 is equal to cost of project is equal to initial investment। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला है? आप बोलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेडी है आपके पास, तो भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेडी है और क्वेश्चन में पीआई दिया था। आप क्या करोगे फिर? पीआई का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा दूसरा वाला? पीआई इज इक्वल टू एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पीआई आपका 1.064 दिया है, आपका एनपीवी हमको पता नहीं है, बट हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,14,200 है। देयरफॉर 114,200 इंटू 1.064 करूंगा मैं, 1,21,509 ले लेंगे इसको, इज इक्वल टू एनपीवी प्लस 1,14,200। देयरफॉर एनपीवी इज इक्वल टू, इसमें से 114,200 माइनस कर दो तो 7,309 आंसर आता है आपका। आपका एनपीवी कितना आता है? 7,309। आई टोल्ड यू कि आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा। देखो आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया। अब मुझे बताइए कि ये एनपीवी या ये पीआई किस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर पे होते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होते हैं। किस पे होते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप क्या कर सकते हो इसकी मदद से, एनपीवी की मदद से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पहुंच सकते हो। तो राइट देयर, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Now focus what I am saying. If I discount
यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माई डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो मेरा एनपीवी नीचे आ जाएगा 7309, क्योंकि एनपीवी कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होता है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया, जो रेट मुझे पता नहीं है अभी तक, ठीक है। अब आउटफ्लो 0 ईयर का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही रहेगा 114,200, वो ले लेते। तो यहां पर डीसीएफ कॉलम में 114,200 आ जाएगा आउटफ्लो, और 40,000 एवरी ईयर का इनफ्लो है, बट फैक्टर नहीं पता क्योंकि रेट ही नहीं पता। तो हम इस फैक्टर को एक्स मान लेते, तो ऑटोमेटिकली 40,000 एक्स। तो अब ये जो लास्ट कॉलम है इसको सॉल्व करेंगे तो एनपीवी आपका 7309 आता है। एनपीवी 7309 क्यों लिया सर, जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पे, आईआरआर रेट पे नहीं है। किस रेट पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पर है। तो अब लास्ट कॉलम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले। -114,200 प्लस 40,000 एक्स इज इक्वल टू 7309। Therefore 40,000 x is equal to 7309 plus 114,200. Therefore x is equal to 1,21,509 divided by 40,000, 3.037, मतलब 8 ले सकते आप, 3.038। आपके x की वैल्यू 3.038 आता है। आई क्या? 3.038 आपकी x की वैल्यू आएगी। x क्या था? x 1 से 4 का फैक्टर था दोस्तों, 1 से 4 का पीवीएफ था। तो आपके पास तो टेबल रेडी है ना पीवीएफ का, जरा देखिए 3.038 किस रेट पे आता है। 4 साल के फैक्टर में 3.038 यहां दिख रहा है मुझे, किस रेट पर है ये? 12% रेट पर है। एट दिस रेट आई एम फाइंडिंग दिस, इसका मतलब हम बोलेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, क्योंकि हमारा पीवीएफ बराबर उधर मैच हो रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज %12 since PVAF of 3.038 is matching at this rate in the table given. सर क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे सर? फिर ट्रायल एरर करेंगे बेटा। ट्रायल एरर कब मिलेगा सर? वो 3.038 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कुछ तो भी कर इज इक्वल टू कितनी बार करेंगे? सिर्फ 4 बार, और फिर जीटी दबा देंगे तो आपको ये फैक्टर दिख जाएगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो पीछे की तरफ जाएगा, 15 से नीचे। क्यों सर? बिकॉज 15 पे तो आईआरआर है, जहां पर एनपीवी 0 है। तो ऑब्वियसली मेरा एनपीवी पॉजिटिव है 7309, तो मुझे 15 से पीछे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा 14, 13, 12। समझे कि नहीं? ट्रायल एरर से भी बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हार्डली फ्यू सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको क्या क्या पूछा था निकालने के लिए? सब चीजें हो गई कि देख लो, एनपीवी आ गया आपका, यस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, यस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी आ गया, यस। पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड के लिए आप पहले सोचना चाहिए कि इवन कैश फ्लो है या अनइवन कैश फ्लो है। तो सर इवन कैश फ्लो है। अगर कैश फ्लो इवन है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 114,200, annual cash flow 40,000. Your payback period will be 2.855 years. आ रहा है क्या आंसर?
आ रहा है क्या आंसर? 2.855 ईयर्स का। ग्रेट। तो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम में 3 बार आया, मतलब क्या हुआ मन में? क्या फर्स्ट या सेकंड बार आया तो लोगों को सॉल्व करने नहीं आया? कमेंट्री होती है हर क्वेश्चन पे पेपर चेकर की, तो कमेंट्री में लिखते हैं ये लोग कि इंडिया भर में मैक्सिमम लोगों ने ये किया है या नहीं किया है। तो जो नहीं किया रहता है उसके आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर तो 3 बार आ चुका है ये एग्जाम में। जो भी हम सॉल्व करते हैं ये आपके आरटीपी, आपके एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बुक में है और हमारे क्वेश्चनर बुक में भी है। पूरा मॉड्यूल कवर्ड है, पूरा एमटीपी आरटीपी जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब कवर्ड है। जो इजी रिपीटेड होते हैं उसको लिया नहीं, बाकी सब क्वेश्चंस को लिया। ठीक है, तो आप आई एम श्योर कि साथ साथ में क्वेश्चनर बुक भी सॉल्व कर रहे हो और उसके डिस्कशन वीडियोस अच्छे से देख रहे हो। डिस्कशन वीडियोस आपके ड्राइव लिंक पे दिए हैं, ओपन लेक्चर दिए जानबूझ के, कितनी बार भी रेफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, आपकी वैलिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पर भी है। तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस ये नाम के यूट्यूब चैनल पे भी डाला है मैंने, तो आप जब चाहिए तब देख सकते हो। आपको ड्राइव लिंक का एक्सेस नहीं रहेगा, डायरेक्टली यूट्यूब पर चले जाओ और क्वेश्चनर लेक्चर्स देख लो। बट क्वेश्चनर सॉल्व किए बगैर आप पास नहीं होते, और क्वेश्चनर सॉल्व किए तो आप फेल नहीं होते। समझे? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, मोटिवेटेड रहिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ये एश लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन व्हिच वुड कैरी आउट सम ऑपरेशंस एट प्रेजेंट परफॉर्म्ड बाय मैनुअल लेबर। द टू अल्टरनेटिव मॉडल्स अंडर कंसिडरेशन आर डैमशेल एंड शैलॉक। मशीन के मॉडल्स है डैमशेल एंड शैलॉक। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एज फॉलोज। मशीन डैमशेल, मशीन शैलॉक का पूरा जानकारी दिया है आपको। कॉस्ट ऑफ मशीन दोनों का अलग है, एस्टिमेटेड लाइफ दोनों का अलग है, 10 साल 12 साल। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम, मतलब एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम मतलब स्क्रैप मतलब तो एंड ऑफ द ईयर होता है ना, वो लाइफ के एंड में जो मिलता है वो। सो गाइस ध्यान दो, इनफ्लो वेरी गुड। पहली बात तो सेविंग है, इनफ्लो तो पक्का है। इन स्क्रैप पर एनम कैसे हो सकता है? स्क्रैप तो एंड ऑफ द ईयर में होता है, एंड ऑफ द लाइफ में होता है, वो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन होता है। यहां पर सेविंग्स इन स्क्रैप बोला है, स्क्रैप का मतलब होता है वेस्टेज। तो मैनुअल वर्क जब होता है ना तो कटिंग वगैरह में वेस्टेज होता है, मशीन से वही काम होगा तो वेस्टेज में पैसा बच रहा है, तो वो आपका इनफ्लो है, वो आपका खर्चा बच रहा है, आपका वेस्टेज बच रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम लोग शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युअली कट करेंगे लेदर को तो वेस्ट होगा लेदर, मशीन से बराबर कटिंग होगा तो परफेक्ट कटिंग होगा। तो मतलब जो मटेरियल वेस्ट होता था मैनुअल वर्किंग में वो कम हो गया है, तो वेस्टेज कम हो रहा है तो आपका इनफ्लो हो रहा है। समझे? तो वो इंट्रीम कैश इनफ्लो है, पर एनम बोला इसलिए। तो वो सेविंग्स इन स्क्रैप, स्क्रैप मतलब वेस्टेज लिख दो उधर, स्क्रैप का मतलब वेस्टेज लिख दो आप उधर, तो ऑटोमेटिकली आपका वेस्टेज में पैसा बच रहा है, मतलब वो कैश इनफ्लो है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन पर एनम ये आपका आउटफ्लो है। मशीन फिट किया तो सुपरवाइज तो करना ही पड़ेगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम, भाई मशीन है तो मेंटेन करना है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम, ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह लगता है मशीन को, वो आपका आउटफ्लो है। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस, भाई तुम वर्कर को निकाल कर मशीन ला रहे हो ना तो वेजेस तो बच जाएंगे। वेजेस पर वर्कर पर एनम 1200 है। नंबर ऑफ वर्कर्स नॉट रिक्वायर्ड, वर्कर्स नॉट रिक्वायर्ड 150 है, तो 1200 इंटू 150 कर लोगे तो डैमशिल का सेविंग आ जाएगा, और 1200 इंटू 200 कर लोगे तो शैलॉक का सेविंग आ जाएगा, क्योंकि उतने वर्कर का काम आप मशीन करेगा। द रेट ऑफ टैक्सेशन में बी रिगार्डेड एज 35%। भाई टैक्स रेट दिया है मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर नहीं कर सकते, कपल एंट्री करना पड़ेगा। एंड बोला है विच मॉडल कैन बी रिकमेंडेड फॉर परचेज, गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
बोलिए दोस्तों, कैश फ्लो डिटरमाइन कर सकते हो क्या आप? इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उस पर टैक्स लेना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये आपका सीएफएटी का वर्किंग रहेगा। बाकी आउटफ्लो इनिशियल 3 लाख और 5 लाख ही है। और सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कुछ भी नहीं बोला है सर। दिया है ना सर 20 और 30, वो तो सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम है, वो इंट्रीम वाला नंबर है। मशीन का स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं बोला है। चलिए सॉल्व करते। बट मुझे एक बात बताइए, आप सॉल्व तो कर रहे हो, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे इसको? कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? नॉर्मली सर एनपीवी मेथड। एनपीवी से सॉल्व नहीं होगा, ये पीआई से भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? लाइफ अलग है तो हम ये भी निकालेंगे। अरे अग्रीड है, बट तेरे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट दिया है क्या? नहीं दिया है। फिर सर पेबैक, पेबैक रेसिप्रोकल वो नहीं यूज होता है। यहां पर यूज होगा आपके ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला मेथड, आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, आप निकालते हो इंटरपोलेशन से, इसलिए यहां पर भी आप ही निकालोगे इंटरपोलेशन से डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लोस, पहले लिख लो पर्टिकुलर, ये फर्स्ट पार्ट इनिशियल कैश, पर्टिकुलर्स, और आप इसे हेडिंग दे सकते हैं मशीन, और यहां लिख सकते हैं डैमशिल, बाजू में लिखेंगे शैलॉक। एक ही आउटफ्लो है मशीन का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख 5 लाख, पहले ही लाइन में दिया है। सेकेंड विल बी इंटरिम कैश फ्लो, एवरी ईयर सेम है क्या अलग है? एवरी ईयर सेम है क्या अलग है? सेम है, तो हमें यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, डैमशिल, शैलॉक। तो पहली चीज सेविंग्स ले लो, ए पार्ट विल बी एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम 20,000, 30,000। Then B part will be estimated wages savings उसका बाइफर्केशन क्या है? डैमशिल के लिए अपन बोलेंगे 1200 रुपीज इंटू 150 वर्कर्स, और शाइलॉक के लिए बोलेंगे 1200 रुपीज इंटू 200 वर्कर्स। 1200 इंटू 150, 1,80,000।
1200 इंटू 200, 2,40,000। ये आ जाएगा सेविंग्स इन वेजेस। सी पार्ट विल बी टोटल सेविंग्स, ए प्लस बी, इट विल बी 2 लाख एंड यहां पर 2,70,000। डी पार्ट, पी एफ जी पार्ट, क्या क्या है सर? ये जो भी एक्सपेंसेस दिए सब लिख देंगे ना। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन पर एनम, additional cost of maintenance per annum, cost of indirect material per annum, एंड लास्ट मिलेंगे डेप्रिसिएशन। और कोई रेट नहीं बोला इसलिए एसएलएम बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो एच पार्ट में आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और सेविंग बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या सेविंग बिफोर टैक्स बोल लो उसको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी, सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी। तो जो जो नंबर्स दिए सब कॉपी कर लो। 24,000, 14,000 नीचे, 12,000, डेप्रिसिएशन तो खैर निकाल लेंगे, 32,000, 22,000, 16,000। अब डेप्रिसिएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं, डिवाइड बाय लाइफ करना है बस। एक का 10 साल है, एक का 12 साल है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स करेंगे तो 30,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। और 5 लाख को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर 41,667 आता है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। लीजिए कैलसी पे 2 लाख माइनस कीजिए 24,000 माइनस 12,000 माइनस 14,000 माइनस 30,000, 1,20,000। आई पार्ट में ले लीजिए टैक्स एट द रेट 35% ऑन एच, ऑन एच इस पे 35% टैक्स, 42,000। जे पार्ट में बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एच माइनस आई 78,000। के पार्ट में बोलेंगे सी एफ ए टी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या प्रॉब्लम है? पैट भी तो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बन सकता है। नो, पैट निकालने के वक्त डेप्रिसिएशन लेस हुआ था, तो लीजिए कैलसी पे पैट का नंबर और माइनस किया था पहले, इसलिए आप एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन जी वाला पार्ट। तो जे प्लस जी, जे प्लस जी हो जाएगा 1,08,000। सिमिलर बेसिस पर 2,70,000 माइनस 32,000 माइनस 22,000 माइनस 16,000 माइनस 41,667, 158,333, 35%, 55,417 less is equal to 102,916. Add back depreciation 41,667, तो 144 कितना आ रहा है? 144,583, 144,583 का आपका CFAT आता है।
टर्मिनल वैल्यू तो वैसे भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। आपको IRR यूज करना है, लिखिए वहां पर नोट। सिंस डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट गिवन, we can solve using IRR method. We can solve using IRR method क्योंकि वहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर अपन खुद लेते हैं। आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, IRR का एक हिंट, क्या हिंट दिया था मैंने, बोलो। IRR कैसे ढूंढेंगे भाई? ट्रायल एरर सर, है ना। कैश फ्लो इवन है इधर, इवन कैश फ्लो है तो पे बैक निकाल, और पे बैक से हिंट मिलेगा। तो कैलसी लो, आप पे बैक निकालो पहले। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका मशीन डैपिशल में, कॉस्ट डिवाइड बाय उसका एनुअल कैश फ्लो है 1,08,000, तो उसका आंसर आ रहा है 2.778। लिखो उधर। टू गेट द हिंट फॉर IRR, payback period is equal to 3 lakh divided by 1,08,000, which is equal to 2.778 years। दूसरी मशीन के लिए 5 लाख डिवाइड बाय 144,583, 3.458 years। तो अब क्या होना चाहिए, आपके फैक्टर्स जो है उसके आसपास आना चाहिए। फैक्टर्स जो है 10 साल का इसके आसपास आएगा और 12 साल का उसके आसपास आएगा। कैलसी लो, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, सपोज अपन लोग क्या लेंगे, 1.5 कि 2 लेके देखते हैं। 1.2 इज इक्वल टू 10 बार GT दबाओ, 4.19 आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। एक काम करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.3 लेके देखते हैं, 3.09 आ रहा है। तो 1 डिवाइड बाय 1.35 लेके देखो, 2.715, 35 के आसपास दिख रहा है कुछ, बराबर है कि नहीं। एट 35% डिस्काउंटिंग फैक्टर, लिखो उधर, कॉमा PVAF इज 2.715। तो 40 पे कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 1.14, 1.4 है, 1.14 नहीं, 2.4135 आ रहा है। तो अपन बोलेंगे एट 40% डिस्काउंटिंग फैक्टर PVAF इज इक्वल टू 2.41, नहीं अपने को 30 करना चाहिए था। 30 पे देखो एक बार कितना आता है, 3.09 आता है ना। तो 30 और 40 के 35 के बीच अपना PVF फैक्टर मैच हो रहा है, क्योंकि अपना PVF फैक्टर कितना आना चाहिए, 2.778 आना चाहिए ना, 2.778 आना चाहिए। तो 30 और 35 के बीच ये नंबर दिख रहा है ना, 2.778 इज बिटवीन 2.715 के आगे और 3.029 के पीछे, समझे। तो ये दो रेट के बीच आपको मिल रहा है ये, इसका मतलब 30-35 के बीच चांसेस है आपको मिलने के। अब अगर आप 12 इयर्स के लिए करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.3 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एट 30%
डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉमा पीवीएफ, ये जो भी किया था ऊपर का 10 ईयर्स के लिए किया था, और नीचे का जो भी कर रही है 12 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। ये देखो 3.19 आ रहा है, थोड़ा 2 मिनट के लिए लिखते हैं, मे बी वी कैन चेंज, बट अभी फिलहाल लिख रहे 3.19। अगर 35 का देखेंगे तो 1/1.1 1.35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2.77 नहीं आ रहा है, 25 पे जाना पड़ेगा। 1/1.25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3.725 आ रहा है बराबर। कितने पे आया ये? एट 25% ना। PVAF इज कमिंग टू 3.725। तो आपका ये जो है नंबर, ये बराबर 25-30 के बीच आ रहा है। तो आप डैमशेल का जब सॉल्व करोगे तब 30-35 लो, शाइलॉक का जब सॉल्व करोगे तो 25 और 30 लो। कैलकुलेशन ऑफ IRR फॉर मशीन डैमशेल। ईयर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो कैश फ्लो कॉमन कॉलम ले लेते। ईयर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट डैमशेल के लिए अपन ने क्या बोला? 30-35। जीरो 1-10 लेना पड़ेगा। आउटफ्लो 3 लाख का है। वन डैश टेन जो है 1,08,000 है। रेडी अपने पास लिखा हुआ है अपन ने। 30 के लिए 3.092, 35 के लिए 2.715, 3,33,936 आ रहा है क्या आंसर बराबर? तो एनपीवी आपका आता है 33,936, 2.715 इंटू 1,08,000, 293,220, नेगेटिव 6,780 आया। सरप्लस डेफिसिट है। IRR इज इक्वल टू स्टार्ट रेट 30 प्लस सरप्लस 33936 डिवाइड बाय surplus plus deficit minus minus will become plus 40,716 into difference in rate 5। कितना आता है आंसर आपका?
17, बिल्कुल सही। 34.17 आपका आईआरआर आ गया मशीन डैमशेल का। अब आपको शाइलॉक जब सॉल्व करोगे तो आपको रेट लेना है 25 एंड 30। 25 एंड 30 लेना है रेट, और वो भी 12 साल के लिए कैलकुलेशन करने हैं। एवरी ईयर का कैश फ्लो वहां पर 144,583 है। और फैक्टर तो अपने पास रेडी है। 25 के लिए है 3.725, और 30 के लिए 3.19। याद रखिए 1-12 ईयर्स है, यहाँ पर गलती मत कीजिए। 1-12 ईयर्स है। फाइव 572। तो बाय डिफॉल्ट 38,572 का आपका पॉजिटिव एनपीवी आता है। थर्टी एट 720 का नेगेटिव आ रहा है इधर। आया सरप्लस डेफिसिट करेक्ट आया। ऑब्वियसली आपको फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है, मैं वो फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर योर आंसर। आपके स्टार्ट रेट लोगे 25%, सरप्लस लोगे 38,572। 38,572 प्लस 38,780, सरप्लस प्लस डेफिसिट इज 77,352। तो फिर 38,572 डिवाइडेड बाय 77,352 इंटू 5 + 25, इसका आंसर आता है 27.549। 27.49%। आई होप जो पहले आपको दिक्कत आती थी आईआरआर में क्या रेट लेंगे, स्टार्ट रेट एंड रेट, आपको क्लैरिटी आ रही है। इवन कैश फ्लो रहेगा तब क्या होता है, अनइवन रहेगा तब जजमेंट कैसे यूज करते हैं, कैश फ्लो को भी देखे जाता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है, कॉन्सेप्ट्स के तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। बोलिए कौन सा मशीन हमने सिलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन आईआरआर। हम बोलेंगे मशीन डैमशेल शुड बी सिलेक्टेड। आईआरआर आया क्या आपका 27.49। आ गया क्या आंसर आपका आईआरआर 27.49 दूसरी मशीन का शैलॉक का। गुड। अब हमारे पास कौन से क्वेश्चंस बचे और हम होमवर्क कौन से दे सकते हैं वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। एआरआर मेथड मैंने सिखाया था, एआरआर अकेला मेथड था दोस्तों जो प्रॉफिट पर बेस्ड था, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये जो 2 पार्ट पूछे ये एआरआर के पार्ट है, वहां पर लिख दीजिए बी और सी। वो आपको पूछ रहे एआरआर के बारे में, बी और सी जो है वो एआरआर के बारे में, और वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉफिट, बाकी सब जगह यूज करना पड़ेगा कैश फ्लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। 3 डन, 4 डन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डन, 15 डन। 16th क्वेश्चन जो है वो आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए,
रफ में ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं होमवर्क ट्राई लिख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एग्जाम लेवल का होमवर्क है। बहुत ही जब टफ एग्जाम आती है तब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे टाइप का है। एक बार जस्ट सोच के आओगे तो कल के लेक्चर में बेनिफिट होगा आपको, इसलिए इसको ट्राई करना है। बाकी मुझे मालूम है आपसे आंसर पूरा नहीं बनने वाला है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो कहीं अटकोगे, मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको और बेटर समझेगा। इसलिए 16th क्वेश्चन 17-18 रिप्लेसमेंट पे वो कल ही सॉल्व करेंगे हम लोग। और 20 के आगे के क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली आपके मतलब कैपिटल रैशनिंग वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन से, मॉडिफाइड आईआरआर भी हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, वो भी देखेंगे। तो मोस्टली हम लोग कल का लेक्चर जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कैपिटल बजटिंग के थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कल अच्छे से, ठीक है। और आज के जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ दो है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें से 16 आपको ट्राई करना है, 2 तो पक्के से सॉल्व करना है। 2 तो ऐसा समझ लो डायरेक्ट आंसर दिखाने लायक है, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, सिर्फ प्रॉफिट निकालने के वक्त थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और एआरआर के वक्त जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट लोगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड वाला फॉर्मूला एआरआर के एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मतलब स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो 0 ईयर में जो डब्ल्यूडीवी होता है वो, प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मतलब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ जो डब्ल्यूडीवी बचता है वो, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है आपका एआरआर मेथड में, वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करोगे। और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको 0 ईयर में जो डब्ल्यूडीवी होता है वो ओपनिंग होता है, और प्रोजेक्ट के लाइफ में जो एंड ऑफ द ईयर बचता है वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी होता है, ठीक है। तो आई एम राइटिंग दिस फॉर यू। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका होमवर्क है, ये जरूर ट्राई करना 16th वन। तो हम लोग कल मिलेंगे, 16th सॉल्व करेंगे। 2 तो खैर मैं आपको आंसर ही बता दूंगा, बहुत इजी है। 16th सॉल्व करेंगे और रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैपिटल रैशनिंग का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे भी फिर उसके एक लेक्चर बाद हम कैपिटल बजटिंग एंड करेंगे और आगे दूसरा चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर क्वेश्चनर बुक। जब जब आपके होमवर्क कम होते हैं, जैसे आज आपके होमवर्क आपको दिख रहे बहुत कम है, तो आप क्वेश्चनर बुक ट्राई कीजिए और तुरंत डिस्कशन वीडियो देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।